जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज के इस वीडियो में हम लोग कार्य तथा ऊर्जा वाले इस अध्याय को आगे बढ़ाने वाले हैं। और मैं आपको गतिज ऊर्जा के बारे में बता दिया था क्या होती है गतिज ऊर्जा। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा की। हमारी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग इसको डिफाइन करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी, सबसे पहले इसे डिफाइन करने के लिए हमें इसकी परिभाषा को लिख लेना आवश्यक है। हम इसकी परिभाषा को लिख लेंगे तो हमें समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसमें जो एक आपका मेन वर्ड है वो है आपकी स्थिति। स्थिति क्या है? व्हाट इज पोजीशन। जब भी अगर हम स्थिति की बात करें कि स्थिति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूंगा तो जब भी ऊर्जा होती है तो ऊर्जा का मतलब कार्य का स्थानांतरण, कार्य होता है, ठीक ना। कार्य कब होगा? जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जैसे अगर जब भी हम कार्य की बात करेंगे तो कार्य सदैव दो वस्तुओं के बीच में परिभाषित होता है। एक वस्तु के लिए कभी कार्य परिभाषित नहीं हो सकता, क्योंकि एक कार्य करने वाला व्यक्ति होगा और दूसरा जिस व्यक्ति पर कार्य किया जाएगा वो होगा। तो ये बात करेंगे कि जो कार्य होता है सदैव दो व्यक्तियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच परिभाषित होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जब कार्य होगा तो उनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, अर्थात एक वस्तु की ऊर्जा दूसरे वस्तु में जाएगी। तो ये हम बात करेंगे कि स्थितिज ऊर्जा है तो यहाँ पर भी कार्य होगा, यहाँ पर जो कार्य होगा वहाँ पर भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। जब यहाँ पर भी ऊर्जा का स्थानांतरण होगा तो मैं ये कहूँगा सिंपल तरीके से कि स्थितिज ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें वस्तु, ठीक ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसमें वस्तु कार्य करने के लिए एक विशेष स्थिति प्राप्त कर लेती है। एक विशेष स्थिति प्राप्त कर लेती है। अगर कोई एक विशेष स्थिति प्राप्त कर लेगी तब उस कारण से अब यहाँ पर जो उसमें संचित ऊर्जा होती है, जो निहित ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे अगर मैं धनुष की बात कर लेता हूँ तो धनुष कुछ इस तरीके से करके होता है। मैं आपको पूरा डायग्राम तो ऐसे नहीं बना सकता, लेकिन आपको मैं केवल दिखा सकता हूँ कि ये कुछ ऐसे धनुष है, मान लेते हैं, ठीक ना। तो धनुष में क्या होता है, जब भी अगर ये तो नॉर्मल तरीके से आपका एक धनुष हो गया, ये मैं एक बाण बना दिया कि ए बाण हो गया, ठीक ना, बो एंड एरो बन गया। लेकिन जब भी अगर आप कोई व्यक्ति अगर धनुष को खींचता है, ठीक ना, धनुष को खींचता है तो धनुष क्या होती है? कुछ मुड़ती है, ठीक ना, और मुड़ने के साथ साथ ये जो रस्सी होती है ये भी क्या हो जाती है? तन जाती है। रस्सी क्या हो जाती है? तन जाती है। यहाँ पर मैं इसको कुछ ऐसे दिखा देता हूँ। तो रस्सी तन जाती है, अर्थात मैं ये कहूँगा कि जब या फिर किसी व्यक्ति ने धनुष को जब खींचा है तो इसकी आकृति में क्या हुआ है? परिवर्तन हुआ है, यानी कि इसकी स्थिति बदल गई है। जब इसकी स्थिति बदल गई है तो स्थिति बदलने के कारण से इसमें जो संचित ऊर्जा थी जो धनुष में, वो ऊर्जा, संचित ऊर्जा, अब वो इस तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगी, जिस वजह से अगर हम इसको छोड़ेंगे तब जो तीर होगी वो गति प्राप्त कर लेगी। अर्थात आपको ये भी पता होगा कि जब भी कोई वस्तु गति प्राप्त करती है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन बात करेंगे यहाँ पर धनुष में, तो जो धनुष में उसकी आकृति के परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थितिज ऊर्जा। इस तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं कोई एक स्प्रिंग की। स्प्रिंग आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई एक नॉर्मल सा स्प्रिंग में ले लिया। अगर इस स्प्रिंग को कोई व्यक्ति खींचता है तो स्प्रिंग क्या हो जाती है? फैल जाती है।
स्प्रिंग क्या हो गई, फैल गई। जब ये स्प्रिंग फैल गई तब यहाँ पर क्या होगा, ये इस दिशा में खींची गई है, ठीक ना, यहाँ पर दिखाते हैं ये इस दिशा में खींचे गए हैं, तो ये हुआ। अब इसमें भी क्या हुआ कि अब ये कार्य करने के लिए तैयार है, क्योंकि स्प्रिंग को छोड़े हैं तो स्प्रिंग खींचे हैं तो स्प्रिंग फिर अपनी अवस्था में पुनः आने का प्रयास करेगी। जब आने का प्रयास करेगी अर्थात वो कार्य करेगी, तो इसने एक विशेष स्थिति प्राप्त कर ली है कार्य करने के लिए। उस तरीके से ये धनुष, जब धनुष में ये इस डोरी को तीर के सहारे खींचा गया तो धनुष ने भी एक विशेष स्थिति प्राप्त कर ली है कार्य करने के लिए, जिस वजह से तीर को गति मिल रही है। तो ये हमारी दो मतलब आपको एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए कि इसमें क्या होगा, वस्तु कार्य करने के लिए कोई एक विशेष स्थिति प्राप्त कर लेती है। अब इस स्थिति के कारण जो इसकी ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा कही जाती है, स्थितिज ऊर्जा कही जाती है। अब बात करेंगे कि कुछ हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा है अलग अलग स्थिति में हो सकती है। जैसे अगर मैं पहली बात करूं तो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिया, एक तीर धनुष को खींचने वाला और दूसरा है स्प्रिंग को खींचने वाला। तो इनके अलग अलग नाम है, मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा आपको परिचय करा देता हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन अगर परिचय करा देते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो मैं इसे इरेज करता हूँ फिर आपको समझाते हैं, ठीक ना, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग स्थिति के कारण से जो स्थिति ऊर्जा होगी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आप बात करते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, ठीक ना। अब प्रत्यास्थ का मतलब क्या होता है, इलास्टिक, ठीक ना। प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिक, और इलास्टिसिटी एक बिहेवियर होता है, प्रत्यास्थता एक गुण होता है। यह एक ऐसा गुण है कि अगर किसी वस्तु पर कोई बल लगाइए तो बल लगाने से उसकी आकृति में अथवा आकार में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही अगर आप उस पर से वो बल हटा लीजिए तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। जैसे अगर बात करेंगे कोई स्प्रिंग है, अगर आप उसको खींच रहे हैं तो खींचने के बाद जब उसको छोड़ेंगे तो वो अपनी अवस्था में ऑटोमेटिक चला जाता है, अपने आप चला जाता है। जब वो अपने आप चला जाता है तो उसके इस गुण को हम प्रत्यास्थ बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं, ठीक ना। जैसे गुब्बारे को अगर आप दबा करके छोड़ेंगे, ठीक ना, उसकी प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, ऐसा नहीं है कि गुब्बारे को बहुत तेज से दबा देंगे गुब्बारा फट जाएगा, तो वो उसकी प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर हो जाएगा। तो उसकी प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर अगर आप उसको दबा के छोड़ेंगे तो वो हमेशा अपने आकृति में ही रहेगा, ठीक ना। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कैसे डिफाइन होगी, इसे हम लोग एक स्प्रिंग के द्वारा क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये हमारी एक स्प्रिंग है, ठीक ना, एक क्या है, स्प्रिंग है। लेकिन जैसे ही अगर हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग की जो लंबाई होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसे हम लोग मान लेते हैं कि स्प्रिंग की लंबाई में x की वृद्धि हुई है, तो उसमें जो संचित ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और उस प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला आता है वो 1/2 kx का स्क्वायर आता है, और इसका भी जो मात्रक होगा वो क्या होगा, जूल। के जो होता है एक प्रकार का बल नियतांक होता है, बल नियतांक। ये बल नियतांक करता क्या है कि ये वही बल है जिसके वजह से स्प्रिंग को खींचा गया था, और x क्या है, खींचने पर उसकी लंबाई में जो परिवर्तन हुआ है वो क्या है, x है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप एक बात ध्यान देंगे कि कक्षा 9 में कार्य तथा ऊर्जा में हम लोग नियत बल के द्वारा किए गए कार्य की बात करते हैं। नियत मतलब एक नियत बल होता है जिसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है, हम उसके लिए बात करते हैं। परिवर्ती बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है उसे हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो उसके लिए आप वरी नहीं होंगे, आप समझेंगे। तो यहाँ पर के एक क्या था, बल नियतांक था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, मैंने क्या बताया आपको। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अगली ऊर्जा, तो जो अगली ऊर्जा है वो आपकी क्या है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो मैं इसे इरेज करता हूँ फिर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। यहाँ पर क्या होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होगी भाई, देखो इसी ऊर्जा को हम लोग विशेषता इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय शब्द जब भी आता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम किसी तारे अथवा ग्रह के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करेंगे अपने पृथ्वी के बारे में ही, कि अगर कोई एक वस्तु है, ठीक ना, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान स्मॉलम है और ये पृथ्वी से h ऊंचाई पर रखी गई है, ठीक ना। पृथ्वी से इसकी जो हाइट है वो कितनी है, h है, ये आपका पृथ्वी का तल है। तो अगर मैं बात करूंगा, पृथ्वी हर वस्तु पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करती है, और वो जो बल आरोपित करती है वो बल जो होता है उसके भार के बराबर होता है।
तो बात करेंगे तो उसका जो भार होगा वो क्या होगा, mg होगा। तो सिंपल तरीके से अगर हम बात करेंगे कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि आपको अभी बताएं, इसके पहले जस्ट कुछ समय पहले जब मैंने वीडियो शुरू किया तभी बताया कि अगर ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा का स्थानांतरण जो होता है वो किए गए कार्य के बराबर होता है। तो अगर बात करेंगे हमें पता करनी है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो ये किए गए कार्य के बराबर होगा, किए गए कार्य के बराबर होगा। अर्थात जो किया गया कार्य होता है उसे हम प्राप्त कैसे करते हैं, तो बल गुणा में विस्थापन से प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर बात करेंगे तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होती है तो उस पर जो बल लगता है वो बल कौन सा होता है, तो वो आपको भली भांति पता है, mg होता है। और विस्थापन की बात करेंगे तो ये विस्थापन आपका क्या है, h है, तो नॉर्मली यहाँ पर h। तो इसका जो फार्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, mgh, और इसे हम लोग दिखाते हैं EP से दिखाते हैं। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा, इसका भी मात्रक आपका जूल होगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यम क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान है, जी स्मॉल जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, और ये उसकी क्या है, हाइट है। तो ये क्या आ गई आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ गई, ये आपका फार्मूला बना। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, कोई वस्तु इस तरीके से m है, तो कई सारे लोगों का तर्क ये होता है कि अगर कोई वस्तु ऐसे घूम करके ऐसे करके अगर मूव कर रही हो, ठीक ना, तो उसमें क्या लेंगे, तो यहाँ पर ये हम दूरी कभी नहीं लेंगे विस्थापन के लिए, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होता है, इसलिए हम लोग इसकी सीधी हाइट h को ही लेंगे। तो यहाँ पर ये तर्क आता है। और आपको स्मॉल जी का भी वैल्यू पता होगा, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अगर हम बात करेंगे पृथ्वी के तल पर इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू कितना होगा, तो अगर पृथ्वी तल, अगर ये पृथ्वी तल है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइट बराबर में क्या है, 0। जब हाइट 0 है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का जो वैल्यू मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बात आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे अभी आगे चल के कुछ, तो अभी इन्हीं सब चीज़ों पर काफ़ी सारे प्रश्न करने वाले हैं और इन प्रश्नों के हम सॉल्यूशन भी देखेंगे कैसे आएगा। लेकिन मुझे इससे पहले उम्मीद है कि आपको ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति करती है तो वहाँ पर उसमें जो ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर भी क्या होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। कार्य जो होगा बल गुणा विस्थापन होगा। यहाँ पर जो बल लगाया जा रहा है वो बल है mg और विस्थापन जो हो रहा है वो h। तो आपका फार्मूला EP बराबर में क्या आ जाएगा, mgh, और स्मॉल g बराबर में 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर नेक्स्ट हम स्थितिज ऊर्जा के टर्म में ही बात करते हैं तो एक और ऊर्जा को हम लोग पढ़ते हैं, इसके अलावा मैं सबको नाम लिख देता हूँ। उसके बाद पहले ये आपकी विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के बाद आपकी रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के बाद ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ठीक। ध्वनि ऊर्जा के बाद मैं बात करूँगा तो आपकी द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा। और ये अगर इन सब में बात करेंगे तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपका क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैद्युत ऊर्जा क्या है। तो वैद्युत ऊर्जा की जब भी अगर हम बात करेंगे तो आपने नाम सुना होगा आवेश, आवेश का नाम सुना होगा, चार्ज। ये चार्ज होता क्या है, आवेश। मैं आपको एक क्षण के लिए बता दूं तो आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु को रगड़ने पर उत्पन्न होता है। जैसे अगर मैं बात करूंगा, अगर आप किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद उसमें क्या होता है कि वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का एक गुण आ जाता है। वो जो गुण होता है वो उस गुण को हम लोग आवेश बोलते हैं। और ये जो आवेश होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक आवेश जो होता है धनावेश होता है, दूसरा टाइप का जो आवेश होता है वो ऋणावेश होता है। तो जो धनावेश होता है, ठीक ना, धनावेश और ऋणावेश यहाँ पर समझेंगे दोनों विपरीत प्रकृति के होते हैं। धनावेश कब होगा, जब कोई भी पदार्थ या तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो धनावेश होता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो ऋणावेश होता है। आपको अब ये समझना होगा कि अगर धनावेश और ऋणावेश अगर अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे तो उनमें क्या होता है, आकर्षण होता है। लेकिन जैसे ही अगर वे
समान प्रकृति के हो जाएं, जैसे अगर प्लस हो गया दोनों प्लस प्लस या फिर दोनों माइनस माइनस हो गए, तो इनमें सदैव प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब एक दूसरे को दूर धकेलने का गुण होता है। तो नॉर्मली अगर हम विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि विद्युत बल के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा बोलेंगे। जैसे बात करेंगे अगर आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उसमें जो ऊर्जा है वो आपकी विद्युत ऊर्जा है। आप मीटर के यूनिट्स मीटर को जो खपत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा होती है उसे आप यूनिट में मापते हैं तो वो भी आपकी विद्युत ऊर्जा है। मैं आपको कार्य करने की दर में बताऊंगा कि ये विद्युत ऊर्जा को कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं कि आपके घर के में लगे जितने भी उपकरण हैं उन्होंने कितना विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया है। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं रासायनिक ऊर्जा, तो रासायनिक ऊर्जा क्या होती है? किसी रासायनिक पदार्थ में या किसी रसायन में जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। नॉर्मल तरीके से अगर मैं इसके लिए एग्जांपल दूं आपको एक सेल का, तो सेल क्या होता है कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई एक सेल बना दिया मैंने, ठीक ना, एक सेल बना दिया। इस सेल में क्या होगा कि जो केमिकल जो इसमें भरा होता है पदार्थ, इसमें जो ऊर्जा संचित होती है वो आपकी रासायनिक ऊर्जा के रूप में होती है, ठीक ना। तो किसी भी विशेष रासायनिक पदार्थ में जो ऊर्जा निहित होती है, जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। आपको ये भी पता होगा कि जो ध्वनि ऊर्जा मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने के कारण ध्वनि निकल रही है, इस ध्वनि तरंगों में जो ऊर्जा है वो आपकी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा है। नाउ अगर मैं इसके आगे बात करूँगा तो इसमें अभी एक और है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा एक है प्रकाश ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा अभी मैं आपको द्रव्यमान ऊर्जा को लास्ट में लेके चलता हूँ, उससे पहले हम लोग समझते हैं ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता है। ऊष्मीय ऊर्जा की आपने हीटर देखा होगा, हीटर को अब जब ऑन करते हैं तो आपको उसमें ऊष्मा महसूस होती है, आंच लगती है, ठीक ना। जो ये ऊष्मा महसूस होती है तब वहाँ पर हीटर क्या करता है, आपकी विद्युत ऊर्जा, क्योंकि जो वायर में जो तार में ऊर्जा आती है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में होती है, वो ऊर्जा जब हीटर में जाती है तो हीटर उसको ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऊष्मीय ऊर्जा का मतलब जब भी कोई वस्तु ऊष्मा उत्पन्न करती है या फिर उसमें ऊष्मा होता है तो वो ऊष्मीय ऊर्जा होती है। इसके अलावा प्रकाश ऊर्जा की बात करेंगे तो प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उस ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा कूल लाइट, वार्म लाइट। कूल लाइट क्या होती है? जो आपकी व्हाइट लाइट होती है, नॉर्मल इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूल लाइट बोलते हैं, ये जो आपकी एलईडी की होती है। लेकिन अगर वार्म लाइट की बात करते हैं तो पीली रोशनी वाला जो प्रकाश होता है उसे नॉर्मली हम लोग वार्म लाइट बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं। आई होप कि आपको विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा समझ में होगा। नाउ सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है आपकी द्रव्यमान ऊर्जा, जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो वो आपकी इम्पॉर्टेंट है और ये बात आइंस्टीन ने बताई थी। चलिए मैं उसे आपको बताता हूँ कि क्या है द्रव्यमान ऊर्जा। द्रव्यमान ऊर्जा, द्रव्यमान ऊर्जा को हम लोग एक और नाम देते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये जो द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है ये किसके द्वारा दिया गया था? तो एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन। एक वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन और इन अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही क्या दिया गया था? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। उन्होंने बताया था प्रत्येक वस्तु ऊष्मा का उत्सर्जन करती है, प्रकाश का उत्सर्जन करती है, जिसके वजह से हम उसे देख पाते हैं। तो जब प्रत्येक वस्तु अगर प्रकाश का उत्सर्जन करती है जिस कारण से हम उसे देख पाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया प्रकाश के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। तो साधारण सी बात है कि वो द्रव्यमान भी ऊर्जा का ही रूप होगा, तो उसकी ऊर्जा को हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? इसके लिए जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था, एक समीकरण दिया था, वो आपका समीकरण क्या है? E = mc का स्क्वायर। E = mc का स्क्वायर। अब ये जो E है वो आपकी क्या है? द्रव्यमान ऊर्जा है। यम उस वस्तु का द्रव्यमान है जिसकी हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है, वस्तु का द्रव्यमान। और जो C है वो क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट है। स्पीड ऑफ द लाइट का मतलब प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। और आपको पता होगा जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, या इसे हम ये भी कह सकते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है प्रकाश की चाल। तो हम इस समीकरण का, इस फार्मूले का यूज करके हम ऊर्जा के बारे में जान सकते हैं और ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं।
नाउ अब हम आगे बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्थिति ऊर्जा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग बात करते हैं एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कि जो दो ऊर्जा को मिला करके बना है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? देखिए बात करेंगे यांत्रिक ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, कि इसके लिए पहले आपको टॉपिक बता देते हैं। एक यांत्रिक ऊर्जा होता है, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। तो संरक्षण के नियम को जो प्रूफ कराया जाता है वो आपके सिलेबस से हट चुका है, उसमें दिया नहीं है। एनसीईआरटी बुक्स मैंने देखा था, वहाँ पे दिया नहीं है, तो मैं इसे मैटर नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। मैं इसे समझाऊंगा, क्लियर भी करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे तो यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक आपकी गतिज ऊर्जा, दूसरी आपकी स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा का मतलब मैकेनिकल एनर्जी, अर्थात किसी मशीन के द्वारा जो किया गया कार्य होता है, तो जब कार्य होगा तो उसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो उसमें जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम लोग नाम देते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा के अगर हम प्रकार की बात करेंगे, ठीक ना, प्रकार की बात करेंगे तो प्रकार में एक आएगी आपकी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और जो दूसरा होगा वो आपकी क्या कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी, ठीक ना। नॉर्मली अगर हम बात करेंगे तो इसे ऐसे भी कहा जाता है कि किसी वस्तु में, ठीक ना, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और उसकी स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक ना। तो सिंपल तरीके से हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा बराबर में गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और हम अगर नोटेबल पॉइंट के तरीके पर अगर इसको लिखें तो ये ई के हो जाएगा, प्लस में ये ई पी हो जाएगा। फार्मूला लिख दें तो हाफ एम वी का स्क्वायर हो जाएगा। ई पी की बात करेंगे तो ये एम जी एच हो जाएगा। ये यांत्रिक ऊर्जा, इसके मैकेनिकल एनर्जी में कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ। तो ये आपके सामने फार्मूला क्या हो जाता है? रेडी हो जाता है, ये आप समझेंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो गया आपकी यांत्रिक ऊर्जा। और यहाँ पर आपको पता होगा कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के युगों को क्या बोलेंगे? गतिज ऊर्जा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, ठीक ना, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम, ठीक ना, संरक्षण का नियम। यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या होता है? हम कौन सा टर्म लेकर के इसे परिभाषित करते हैं? तो सबसे पहले ये बात करते हैं, यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के निकाय में ऊष्मा की हानि, ठीक ना, ऊर्जा की हानि, मैं इसके लिख देता हूँ। नियम क्या है? यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के निकाय में ऊर्जा की हानि प्रकाश अथवा ऊष्मा के रूप में न हो, प्रकाश अथवा ऊष्मा के रूप में, ऊष्मा के रूप में न हो, तो कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है। नाउ हम इसे ऐसे भी लिखेंगे, इस सिद्धांत, इस नियम के अनुसार ये भी लिखेंगे यांत्रिक ऊर्जा बराबर में नियत। और जब यांत्रिक ऊर्जा बराबर में नियत या फिर नियतांक लिख देंगे, या फिर हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू नियतांक। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू नियतांक।
अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, गतिज ऊर्जा ई के प्लस में स्थितिज ऊर्जा ई पी बराबर में नियतांक है तो कांस्टेंट लिख देंगे। यहाँ पर इसको और भी आगे लिख लीजिए, इक्वल के सामने इक्वल लिखते हैं, हमेशा याद रखेंगे। ई के प्लस में ई पी इज इक्वल टू नियतांक कांस्टेंट। ठीक, तो ये आपका फार्मूला हुआ यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ठीक ना। अगर मैं इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको सिद्ध करा देता हूँ, आपको ये बता देता हूँ, तो शायद आपको और भी बेहतर क्लियर हो जाएगा कि ये बात क्यों कही जाती है। चलिए मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लेता हूँ और इस साइड का इरेज करता हूँ। अब आपको ये आइडिया लग गया होगा यांत्रिक ऊर्जा किसे बोलते हैं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के योग को क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। नाउ मैं इसे इरेज करता हूँ। ठीक, आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर कि कोई एक वस्तु है m द्रव्यमान की वस्तु है और पृथ्वी से इसकी जो हाइट है वो कितना है, h है। h हाइट पर है पृथ्वी से, ये पृथ्वी तल है। ठीक ना, ये पृथ्वी तल है, अर्थ सरफेस है, ये h हाइट पर है। तो अगर बात करेंगे कोई एक वस्तु है, ठीक ना, कोई एक वस्तु है, तो जब भी अगर भूमि पर होगी तो h बराबर में क्या होगा, 0 होगा। जब h बराबर 0 होगा तो यहाँ पर जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, 0 होगी। लेकिन बात करेंगे जैसे जैसे अगर ये ऊपर चलती जाएगी, हाइट बढ़ती जाएगी, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्योंकि आपको EP बराबर में फार्मूला बताया गया है mgh, अर्थात इसका मतलब क्या है, हाइट बढ़ने के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जितनी हाइट जाएगी वहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जो EP होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा। EP क्या होगा, मैक्सिमम होगा, अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है। जैसे अगर मैं इसके अगले पॉइंट पर बात करूंगा कि अगर कोई एक वस्तु है, वस्तु अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, ठीक ना, वस्तु अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो आपको ये पता होगा गुरुत्वाकर्षण में मैं बताया हूँ कि कोई भी वस्तु जब ऊपर से नीचे गिरती है तो उसका वेग बढ़ता हुआ जाता है, वेग बढ़ता हुआ जाता है। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जब ये वस्तु ऊपर होगी तब इसका वेग क्या होगा, 0 होगा। जब इसका वेग 0 होगा तो इसकी जो गतिज ऊर्जा आएगी ई के बराबर में वो भी कितना आएगी, 0 आएगी। क्यों 0 आएगी, क्योंकि ई के का जो फार्मूला होता है वो हाफ mv का स्क्वायर होता है, और जब वेग 0 तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई के प्लस में EP, ई के प्लस में EP। और नाउ जब ई के प्लस में EP होगा तो ऊपर की बात करेंगे तो यहाँ पर EP अधिकतम होगा और ई के क्या होगा, 0 होगा। लेकिन जैसे अगर मैं नीचे की बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ई के यहाँ तक आते आते जो वेग होगा वो अधिकतम हो जाएगा। नीचे जैसे पृथ्वी तल के आएगा तो वेग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। जब वेग अधिकतम हो जाएगा तो जो गतिज ऊर्जा होगी ई के वो क्या हो जाएगी, वो भी मैक्सिमम होगी। और जब वो मैक्सिमम होगी तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि एक ऊर्जा घट रही है तो एक ऊर्जा बढ़ रही है। जैसे जैसे इधर हाइट बढ़ती जाएगी गतिज स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर गतिज ऊर्जा तो 0 थी, जैसे वो पृथ्वी की तरफ आती जाएगी तो उसका वेग भी बढ़ता जाएगा, और जब वेग बढ़ेगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। तो आपको एक क्षण में आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे अगर एक ऊर्जा घट रही है एक ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस तरीके से बात करेंगे तो इसमें हम जितने भी पॉइंट्स ले लें, जितने भी बिंदु ले लें, हर एक पॉइंट पर जो यांत्रिक ऊर्जा का वैल्यू होगा वो क्या होगा, नियत होगा, बदलेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगा। दैट्स वाई वो क्या कहलाता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण का नियम ना। अब हमारे पास 2 मेजर टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। एक है आपकी कार्य करने की दर और दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। आई होप कि मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई वो आपको समझ में आई होंगी। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।